देखो, जिनके पास भी जमीन की रजिस्ट्री है वो एक बात ध्यान से सुन लें, नहीं तो उनका जो दस्तावेज है उनका मान्यता खत्म हो जाएगा। मान लेते हैं आपके पास ये रजिस्ट्री का जो कागजात है ये आपके पास है, लेकिन इस रजिस्ट्री का आपको ये अगर पता चले कि अब इसका मान्यता खत्म हो गया है, यानी अब जो आपका कागजात है वो अब एक तरह से गलत तरीके से दूसरे के नाम पर चला गया है, तो आपको एक बात ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो ये गलती अब आपको नहीं करना है, नहीं तो आपके पास भी जो केवाला है, आपके पास जो बैनामा है, आपके पास जो रजिस्ट्री है, उसका मान्यता जो है वो नहीं रहेगा। ठीक है, बाद में फिर आपको और समस्या उत्पन्न हो सकता है। तो करना क्या होता है, देखें, जमीन कोई भी प्लॉट अगर आप खरीदते हैं, ठीक है, आप उस पे मकान बनाकर रहने लगे, कहीं पे भी खरीदते हैं, बाहर में खरीदते हैं, कोई मकान खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, आप जो भी खरीदते हैं, खरीदने के बाद उस रजिस्ट्री, जो रजिस्ट्री है, सेल डीड है, उसका आपने अगर म्यूटेशन नहीं करवाया है तो वो आपको करा लेना बेहद जरूरी है। अगर म्यूटेशन नहीं करवाएंगे तो आपके जमीन, जो आपका जमीन है वो आपके नाम पर किसी प्रकार का भी दस्तावेज तैयार नहीं होगा, किसी भी प्रकार का जो दस्तावेज है वो तैयार नहीं होगा। मतलब भविष्य में अगर उसका सर्वेक्षण भी किया जाता है, मैप भी बनाया जाता है, तो आपका नहीं बनाया जाएगा, इसलिए कि म्यूटेशन जमीन का बेहद जरूरी है। अगर आप जमीन को खरीदे हैं, जमीन का अगर आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया तो वो जमीन किसी और के नाम पर जा सकता है, जैसा कि इनके साथ हुआ। ये कह रहे हैं मेरा जमीन दादाजी के नाम से केवाला, मतलब इनके ये जो जमीन है इसको कौन खरीदे हैं, दादाजी खरीदे, दादाजी जो है ना खरीदे, लेकिन ये क्या हो गया, बिहार सरकार के नाम से खुल गया। ठीक है, तो क्या करें, अगर ये सरकार के नाम से खुल गया है ना, सरकार के नाम से अगर ये दर्ज हो गया है, तो एक बात स्पष्ट तरीके से समझ लें कि अब आपको जो है सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा, टाइटल का दावा करना पड़ेगा, है ना, यानी सिविल सूट में आपको जाना ही पड़ेगा अब। और आपके पास सेल डीड है, आप अपना दावा उस आधार पर पेश कर सकते हैं कि जो सरकार के नाम से जमीन दर्ज हुआ उससे पहले आप उस जमीन को जो है खरीद चुके हैं और गलत तरीके से ये सरकार के नाम से चला गया है। वो जब एक तरह से आपको, आपकी लड़ाई जो होगी वो सरकार से होगी और आप आसानी से इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। सरकार के जो अधिकारी होंगे वो इस बात को स्पष्ट करेंगे आखिर किस आधार पर ये बिहार के सरकार के नाम पर संपत्ति दर्ज किया गया है। अगर उनके पास भी कोई पुख्ता प्रूफ नहीं है तो वो संपत्ति फिर आपको वापस प्राप्त हो जाएगी, यानी आपका जो है आपके पक्ष में आपका डिग्री हो जाएगा। अगला सवाल है, मेरे नानी को सिर्फ 2 लड़की है, मामी एंड मौसी, क्या हक त्याग कानून 2 बहनों के बीच में एप्लीकेबल हो सकता है? देखें, अगर नानी है, ठीक है, नानी है, तो अगर एक तरह से जो 2 लड़की है, अब मामी और मौसी की अगर बात है यहाँ पर, जैसे मम्मी मौसी होगी, तो बहन है, ये भी बहन है, अब ये भी बहन है, अब ये बहन जो है ये इस बहन को संपत्ति देना चाहती है, तो हक जो है यहाँ पर त्याग जो है हो सकता है, ये इनको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, यानी अपनी संपत्ति को ये रिलीज कर देंगे, ये अपना हक जो है वो त्याग कर देंगे, तो बिल्कुल हो सकता है। हक त्याग जो है 2 भाई के बीच में भी हो सकता है, बहन भाई के बीच में भी हो सकता है, और बहन बहन के भी बीच में जो है वो संभव है। अगला सवाल ये कह रहे हैं कि सर मेरा एक सवाल है आपसे, हमारा एक खसरा है और यहाँ पर अलग अलग 2 व्यक्तियों के नाम से नाम में, ठीक है, एसडीएम के पास आवेदन लगाया, रिकॉर्ड दुरुस्त कर दिया, पटवारी नहीं चला, पटवारी रिकॉर्ड को दुरुस्त नहीं की, जिसके लिए हमें कौन सा न्यायालय में आवेदन करना चाहिए? देखिए, अगर पटवारी जो है नहीं कर रहा है तो आप सबसे पहले तो आप जो एक तरह से वहां पर जो तहसीलदार हैं, रेवेन्यू ऑफिसर हैं, आप उनको पहले आप आवेदन दे दें। इसलिए आवेदन दे दें कि मेरा जो जमीन का दस्तावेज है उसके ऊपर नहीं चढ़ाया जा रहा है। ठीक है, दूसरा जो एसडीएम एक तरह से के पास आपने गए हैं, अब पटवारी के खिलाफ आप शिकायत करेंगे, इसलिए कि
अगर देखें एसडीएम का अगर कोई आदेश है तो वो तो मानना पड़ेगा। अगर वो नहीं मान रहे हैं, पटवारी के द्वारा नहीं माना जा रहा है, तो आप पहले उनकी शिकायत करेंगे कि सारा कुछ दुरुस्त होने के बाद भी, है ना, आपके आदेश होने के बाद भी जो है वो कार्य नहीं कर रहे हैं, ताकि उनको नोटिस भेजा जाए और उनसे जवाब मांगा जाए कि आखिर आप जब ये आदेश जारी हो चुका है तो आप इनका पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। बाकी तो आगे बहुत सारा विकल्प है, आप एडीएम कोर्ट जा सकते हैं, सिविल कोर्ट जा सकते हैं। अगला सवाल है सर, मेरे नाना 22 मई 2022 को एक्सपायर हो गए और उनका एक लड़का है जो कि पहले अलग रहता था। इनके एक्सीडेंट हो गया। नाना के एक्सपायर होने के 4 ईयर पहले मेरी माँ जो है नाना के पास रहती है 25 ईयर से। तो जो है यहाँ पर मम्मी इनको उतना यहाँ पर जो है लाई घर। मेरे नाना के 4 बच्चे हैं, एक मामा और 3 बेटी। तो बड़ी मौसी ये मकान अपने नाम कराना चाहती है। तो आप क्वेश्चन है कि नाना की डेथ के बाद पूरी प्रॉपर्टी नानी के नाम आई या सबके नाम। देखें, नाना की अगर मृत्यु होती है, ठीक है, मृत्यु होती है और नाना का जो जमीन है वो पैतृक जमीन है, पैतृक संपत्ति है, नाना की बात कर रहे हैं। तो नाना भी यहाँ पर जो है, नानी जो होगी आपकी वो एक हिस्सेदार होगी नाना का जो भी शेयर बनता है। मतलब जो यहाँ पर हिस्सा होगा वो 5 हिस्सा में बट जाएगा प्रॉपर्टी। एक वो जो बेटा है रहता है नहीं रहता है, दूसरी जो बेटी है फिर बेटी है, और एक आपकी नानी हो गई। 5 हिस्से में ये प्रॉपर्टी जो है, इसलिए कि 4 बच्चे हैं, एक वो हो गई, 5 हिस्से में प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन नाना का जो भी है संपत्ति वो नाना ने खुद खरीदा है ना, खुद खरीदा है। तो इस संपत्ति का पूरा अधिकार नानी होगी। मतलब जब तक नानी जीवित है पूरा अधिकार उस नानी का होगा। अगला सवाल है कि ये कह रहे हैं कि प्रधानी जमीन पर जबरन एक आदमी ने कब्जा किया हुआ है, सीओ के पास आवेदन दिए हुए हैं, 1 महीने हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्या करें। देखें, कब्जा विवाद में सबसे पहले तो आपको उस पर जो है 144 लगवा देना है। सीओ के पास अगर मान लेते हैं कि पावर नहीं है तो वो क्या करेंगे, तो आप पहले जो है आप एसडीएम कोर्ट में वकील के माध्यम से उस पर धारा 144 लगवा दें, ठीक है, कि ठीक है। अगर मान लेते हैं ये केस होता है निजी जमीन में, लेकिन जब जमीन जो है वो सरकारी जमीन हो तो सरकारी जमीन में सीओ को भी पावर है, और उसके बाद अगर एसडीएम है तो एसडीएम को भी पावर है, ठीक है। और निजी जमीन में जो है सीओ मान लेते हैं अगर कोई कब्जा है, घर हटवाना है, का विवाद है, बहुत तरह के सिचुएशन है जिसमें जो है जो सर्कल ऑफिसर है उनको पावर नहीं है। अगला सवाल है, सर जी नमस्ते, मेरा फैमिली बहुत बड़ा है, मेरे पिताजी और मेरे बड़े पिताजी की मृत्यु हो चुकी है। मेरे पिताजी की मृत्यु उपरांत हम दोनों भाइयों के नाम जमीन आ गई। उस जमीन को हमने गांव से 15 किलोमीटर दूर बेच दी है। मेरे बड़े पिताजी की लड़के लोग उस जमीन को पैसा देखकर जो है यहाँ पर लेना चाहते हैं, लेकिन मैं अपने बड़े पिताजी की लड़के लोगों को नहीं देना चाहता हूँ। वंशावली के आधार पर वह मेरा चचेरा भाई है, क्या वह बाबूराम वाला केस लागू होता है? तो बिल्कुल लागू होता है। अगर जमीन पैतृक है, ठीक है, पैतृक संपत्ति अगर संपत्ति है तो बिल्कुल लागू होता है। जब वो कानून में जाएगा, देखें पैसा आप अगर वो उतना दे रहा है तो अपने भाई से भी आप उतना ले सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप जमीन जो है अगर वो कोर्ट में चला जाएगा कि मुझे नहीं बेचा गया, मेरी पैतृक संपत्ति है, तो उस केस में जो है यहाँ पर जो पहला हकदार होगा वो आपके जो भाई हैं, ठीक है, वही होंगे, चचेरे भाई हो, अपने भाई हो, जो भी हैं, पहला कानूनी तौर पे अधिकार उन्हीं का बनता है। अगला सवाल है, सर हमारे पास एक राधे श्याम वर्मा की जमीन कब्जे में है, 20 वर्षों से कब्जा है, हमारा क्या? हम उसको अपने नाम जो है यहाँ पर करवाने के यहाँ पर धारक हैं। हम कोर्ट का आदेश दे दिया है, जिसका 12 साल से कब्जा है वही मालिक होगा, तो उसके नाम की जमीन मेरे नाम करो और मेरे जो है यहाँ पर केसीसी बनवाओ, ठीक है, जो भी है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है।
देखें, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, इस जमीन पर अगर 12 साल से आपने कब्जा किया है तो आपको कोई हटा नहीं सकता है। ये ऑर्डर है कि आपको हटाया नहीं जा सकता है। यानी आपको अगर कोई हटाएगा तो उसको कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा। ये ऑर्डर है। ये थोड़ी है कि 12 साल से आपको मालिकाना हक जो है दे ही दिया जाएगा। डिपेंड करता है, दे दिया जाएगा, नहीं भी दिया जा सकता है। ये बात समझना बेहद जरूरी है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो